अभी नेतृत्व में सबसे टॉप तो हमारे पीएम मोदी जी हैं। आज की तारीख में ये प्रस्तुत हो रहा है कि ऑनेस्ट आदमी परेशान है और डिसऑनेस्ट आदमी थ्राइव कर रहा है। तुम रेपिस्ट हो, मैं तुम्हें बेल दिला दूंगा, तुम मेरे लिए प्रचार करो जाके। आप कल तक कह रहे हैं कि चक्की पीसिंग, अजीत दादा चक्की पिसिंग पिसिंग, आज उसको आप उप मुख्यमंत्री बना ले रहे हैं, तो कैसे करप्शन दूर होगा, इसकी हम चर्चा भी नहीं करते। जब मैं मोदी जी से पहली बार मिला तो मुझे उनमें कल्याण सिंह जी की छवि दिखी। करना चाहते थे, एनकरेज करते थे लोगों को। भ्रष्ट आदमी की हिम्मत नहीं होती थी उनकी बात करने की। क्या हुआ 2 साल बाद? मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट थे, मैंने बंद कर दिया उसे, जेल में डाल दिया। फिर जो है रात को मुझे फोन आया मुलायम सिंह जी का। शुरू में मैं समझता था समाज की जितनी समस्याएं वो नेताओं की वजह से, तो मैं जो भी नेता मिलने आता था बड़ा बायस्ड होकर मिलता था और मैं कई नेताओं से लड़ लेता था। जैसे मायावती जी के साथ था, वो अजीब अजीब काम करती थी। एक दिन मीटिंग में बैठे बैठे उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया पावर दिखाने के लिए। एक वाकया तो ब्रीफ केस वाला भी था। हाँ, वो एक डीएम थे, वो आए, अंदर गया, लौट के आया तो उसके हाथ में ब्रीफ केस नहीं था। ब्रीफ केस में क्या जाता है? देखिए, वो नई बनी थी तब मुख्यमंत्री, तब उनको उतने तरीके शायद नहीं पता थे। बाद में उनको बताया गया कि उनको बहुत तरीके मालूम पड़ गए। जब मेरी पहली बैठक हुई प्रधानमंत्री जी से, तो मैं उनसे असहमत था। 50 करोड़ मुझे रिकवर करने थे। तो मैंने अपनी संस्था का जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी था उसको चाय पे बुलाया कि आप तो मेरी सहायता करें। नकल माफिया का तो पूछिए मत, गजब। मैं तो खुद देखा है मैंने कि वहां स्कूल कॉलेज ठेके पे दिए जाते थे नकल कराने के लिए। ब्यूरोक्रेट्स का सर करप्शन बहुत ज्यादा रैम्पेंट है इंडिया में, तो आपको क्या दिखता है कि आर दे ऑनेस्ट? देखिए, ये एनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस, मैंने ये बुक पढ़ी है, फिर मैंने सर को इनवाइट किया। इतनी अच्छी किताब है, इतनी अच्छे इनकाउंटर्स लिखे हैं, इतनी अच्छी स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज, कोई न्यूज़ नहीं, और आप लोग को पढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है, जैसे अभी अभी नेतृत्व में सबसे टॉप तो हमारे पीएम मोदी जी हैं, तो क्या देखिए, उनका? आपने अगर मेरी पुस्तक पढ़ी है, मैंने उनके 8 पन्ने लिखे हैं, हाँ, मैंने पढ़ी है। तो आपने देखा होगा। पहले 2 साल में जो मैंने मोदी जी को देखा, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा नेता भी क्या हो सकता है। मैं इतना प्रभावित था उनसे। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हो उसके गया। बाद कहीं तो मतलब अभी उसके जो बाद मुझे दुख है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व मिलता नहीं है। देश को ऐसा आसानी से नहीं मिलता व्यक्तित्व। फिर क्या हो गया 2 साल बाद? क्यों हुआ ऐसा? सिस्टम में रहते रहते ऐसा हो देखिए, जाता है क्या सर, मैं पावर? कह रहा हूँ, आप तो टॉप पे हैं, आप सिस्टम तो चेंज करेंगे। सिस्टम से आप थोड़ी ना डिटरमिन होंगे। मैं जिस स्थिति पर हूँ, मैं कोल सेक्रेटरी हूँ, मैं कहता सिस्टम ऐसा। अरे भाई, मैं कोल सेक्रेटरी हूँ, कोल को तो मैं ठीक करूंगा। मैं तो नहीं कह सकता सिस्टम खराब। सिस्टम तो कोल का भी खराब था। आप ये बहाना नहीं ले सकते कि सिस्टम खराब। सिस्टम का बहाना कॉमन मैन ले सकता है जो भुक्तभोगी है, लेकिन मैं तो करने वाला हूं। अगर मैं करने वाला हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं ऐसे सिग्नल ना दूं। राजा सिस्टम को थोड़ी बोल सकता है, राजा तो राजा है, उसको देखिए, मैं देखना आपको है। बता रहा हूं, मेरे कार्यकाल में 38 साल के सिविल सेवा कार्य, पहले 10 साल में मुझे समस्या आई कि लोग मुझसे गलत काम कभी कह देते थे। दूसरे हाफ में किसी ने मुझसे हिम्मत नहीं हुई गलत काम कहने की। इसी सिस्टम में रेपुटेशन बन गई थी आपकी। रेपुटेशन बन जाएगी। कैसे कर देंगे? अगर मैं उस व्यक्ति को भ्रष्ट बता के उप मुख्यमंत्री बना रहा हूं तो मेरी रेपुटेशन क्या होगी? ये मुझे मेरी वाकई नहीं समझ में आता, क्योंकि मैंने कल्याण सिंह जी के साथ काम किया। इतने ईमानदार, आज भी मैं उनकी इतनी तारीफ करता हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत सीखा। जब मैं मोदी जी से पहली बार मिला तो मुझे उनमें कल्याण सिंह जी की छवि दिखी। वो करना चाहते थे, प्रमोट करते थे, एनकरेज करते थे लोगों को। भ्रष्ट आदमी की हिम्मत नहीं होती थी उनकी बात करने की। क्या हुआ 2 साल बाद? कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, मैंने कहा कारण तो मुझे नहीं पता। हुआ ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं उसमें मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान को ऐसे करने की क्या जरूरत है? मेरे को लगता है कि वो एक कहावत है ना सर, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट नहीं, पावर। देखिए ऐसा ना, वो देखिए, मैं बहुत महान मानता हूं मोदी जी से, मैं अभी भी इंप्रेस्ड हूं, बट आश्चर्यचकित हूं। देखिए, बड़ा विडम्बना है। ये लोग मुझसे पूछते हैं कैसे कहते हो तुम? मैंने कहा ऐसे व्यक्तित्व जो है मुश्किल है मिलना लीडरशिप में। इनमें जो डिसीजन लेने की और जो दिमाग में आ जाए उसे करने की जो ललक है, वो कम लोगों में होती थी, पुश करने की। तभी मुझे आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया। मेजॉरिटी सर जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं अभी, आपको क्या लगता है कि मतलब अभी के सिनेरियो में जो आप देखते हो, क्योंकि आप तो आप वेटरन हैं, आप रिटायर्ड हैं, तो आपको क्या दिखता है कि आर दे ऑनेस्ट? इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो है नहीं। अखबार में 4 जगह छप जाता है, आप समझते हैं सब बेईमान है। अखबार में क्या चीज छपती है? जो गलत होता है वो ज़्यादा सकती है। अखबार में एक्सेप्शन छपता है, रूल नहीं छपता। अगर रूल हो जाएगा तो अखबार में छपेगा ही नहीं। आज कुत्ते को आदमी ने काटा छप जाएगा,
लेकिन कुत्ता काट लेगा तो अखबार में नहीं छपेगा, क्योंकि उसकी फितरत है काटने की। हम्म। इसका मतलब एक्सेप्शन है। हमारी मेंटालिटी क्या होती है, हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। हाँ। एक के यहाँ रेट पड़ी, उन्होंने कहा इसके यहाँ इतना पैसा निकला, सब बना रहे होंगे पैसा। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बना रहे हैं पैसा, बना रहे हैं, लेकिन इस आधार पे कोई धारणा बनाना उचित नहीं है। मेजॉरिटी आर ऑनेस्ट ऑफिसर्स, मेजॉरिटी वांट टू वर्क। आप माहौल दीजिए, फिर देखिए मजा। कल्याण सिंह जी ने डेमोन्स्ट्रेट किया था जब वो थे वहां पर, और वो इस बात को कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी तो घोड़ा है, हम घुड़सवार पे निर्भर करता है कि घोड़ा कैसे चलाए। देखिए, हर व्यवस्था में देखिए, ब्यूरोक्रेट्स भी इसी समाज से आते हैं। जितना भ्रष्टाचार वहां है उतना यहाँ है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, गलत है, लेकिन सामान्य व्यवस्था यही वहीं से आ रहा है तो भ्रष्ट होगा। अब जो निर्णय लेने वाला है उस पर निर्भर करता है कि वो भ्रष्ट अधिकारी को प्रमोट कर रहा है या एफिशिएंट ऑनेस्ट को प्रमोट कर रहा है। सिग्नल क्या दे रहा है? वो सिग्नल ये दे रहा है कि तुम भ्रष्ट हो तो प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरा काम करते रहो बस, तब प्रॉब्लम आएगी। ये कहना गलत है कि ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं है। मैं अपनी पुस्तकों में उनका नाम लिखे हैं लोगों के, और जो मेरे रोल मॉडल्स रहे हैं, एक से एक बढ़िया अफसर, जिन्होंने बढ़िया काम किया है, आप उनको प्रस्तुत कीजिए ना। हम प्रस्तुत किसे कर रहे हैं? हम प्रस्तुत कर रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी को जो जेल गया। जाते हैं जेल, अच्छा है जेल जाते हैं, जो बदमाशी करे उसे जेल जाना चाहिए, लेकिन क्या हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं? हम प्रस्तुत किसी कर रहे हैं, इस पे महत्व है। अच्छे अधिकारी हैं, उनको हम क्यों नहीं प्रस्तुत करते? मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ नहीं हो रही, बहुत गड़बड़ हो रही है। हम किनको अपना रोल मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या लोगों को विश्वास खत्म हो गया कि अच्छा कार्य नहीं हो सकता? मेरा मानना ये गलत है, क्योंकि अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है। नेक्सस गुड की फाउंडेशन यही है। गुड कैन हैपन बिकॉज गुड इज हैपनिंग। द क्वेश्चन इज वेदर वी आर प्रेजेंटिंग गुड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर सो एज टू इंस्पायर अदर्स टू डू गुड वर्क। दैट इज द की। अब मोटिवेशन और इंसेंटिवाइजेशन ऑफ गुड पीपल वो करना जरूरी है, देखिए, मेरे को लगता इंसेंटिवाइजेशन तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। है। हाँ, गुड। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आदमियों को अगर ये महसूस हो जाए कि अच्छा काम भी हो सकता है, और अच्छा काम भी रिकग्नाइज होता है, और अच्छा काम करने से मैं सेल्फ फुलफिल्ड महसूस करूंगा, तो उसे और कोई इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में सर क्या है ना कि मैं इसलिए आपको ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि सिस्टम में जैसे इंसेंटिवाइज हो जाता है नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि मनी पावर और बड़ा ज़्यादा मिलता है। बड़ा इसको सिम, अपोजिट भी बड़ा होना चाहिए ना। सिंपल है। देखिए, हम हाँ। सबको मसाला पसंद है, हम्म। हम सबको मसाला पसंद है, वो मसाला ही मिलता है। हाँ, तो आप किसी से बात करने चाहिए, किसी की अच्छी बात करेंगे तो इधर उधर देखेगा, मसाला कहिएगा तो कान लगा के दोनों सुनेगा, अच्छा ये बताओ। हाँ, आप टीवी खोल लीजिए, मैं तो अब टीवी नहीं देखता, पहले देखता था, वो सिर्फ नेगेटिव चीज चल रही नेगेटिव है, ही चलता है, इसलिए देखते मारपीट नहीं चल है। रही है, नेगेटिव चल रहा है, तो क्या है उसमें? नहीं तो जैसे आप नेक्सस ऑफ गुड की बात करें, उसी में मैं बोल रहा हूँ कि मतलब सरकार को और जो जुझारू लोग हैं उनको सही करने के लिए सिस्टम में इंसेंटिवाइजेशन और वैसा रखना देखिए, चाहिए कि उनको फायदा मैं हो। अब इस उम्र में आके मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी हाँ। बात करता हूँ, जिससे बात करता हूँ उससे की बात करता हूँ। हाँ। आप क्या कर सकते हैं? जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम्म। आप अच्छे लोगों को ला रहे हैं, आपने कई नाम लिए अच्छे लोगों को। हम्म। जब आप उसका प्रसार करेंगे तो लोग समझेंगे हाँ ऐसे अच्छे लोग भी हैं, तो आप वो दायित्व निभा रहे हैं जो आपको निभाना चाहिए। करेक्ट। लेकिन आप टीवी खोल के देखिए कौन सा दायित्व निभा रहे हैं वहां पर वो। तभी देखिए यूट्यूब चैनल क्यों चल गया आगे। यूट्यूब चैनल इज बिकम मोर प्रोमिनेंट देन टीवी चैनल, जो न्यूज ज्यादातर लॉस चैनल्स जा रहे और हैं। तो बड़े बड़े व्यापारियों ने खरीद लिया चैनल और अब सब नुकसान में जा रहे हैं। तो अच्छी बात भी सुनना चाहता है, ऐसा नहीं आदमी नहीं सुनना चाहता, हम शायद सुनाते नहीं है उनको। कोल की बात करें तो उस टाइम पे आपने कुछ बोला था कि स्कैम जो है ना इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट? तो इसमें जैसे आप अगर कोल का ही बोले, क्योंकि उसके बाद आफ्टर इफेक्ट में आप ही आए और आपने सब कुछ सेट देखिए, सेट मैंने किया। झेला उसको, जो सीएजी साहब ने लिखा इतना लंबा चौड़ा और जो बोला इतना लंबा चौड़ा, उसमें कई तथ्यात्मक त्रुटियां थी। अच्छा। मैंने अपनी पुस्तक, पहली पुस्तक में कैलकुलेशन बताया कि कैसे उन्होंने एरर किया कैलकुलेशन। अभी तक कोई मुझे वापस नहीं बताया किसी ने गलत है सही है। मैंने अच्छा। कैलकुलेट करके बताया, क्योंकि मैं कोल सेक्रेटरी था। हाँ। मैंने फाइलें देखी, मैंने हाँ। देखा इन्होंने कैलकुलेशन गलत किया है, लेकिन वो चढ़ा दिया उन्होंने। मैंने बढ़ा दिया बढ़ा, नंबर। मतलब कैलकुलेशन गलत था, बढ़ा घटा तो अलग बात है। हाँ। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक एक सिंपल सा जो आप भी समझ जाएंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। कैलकुलेट कैसे किया? उन्होंने कहा कि एवरेज कॉस्ट इतनी है माइनिंग की, और उसमें जो जो बिकता है कोयला उसमें इतना पैसा आता है, इतना ज्यादा नुकसान हो गया। अब एवरेज कॉस्ट तो हो ही नहीं सकती माइनिंग में। माइनिंग में तो जितना आप गहराई में जाएंगे उतना महंगा होता जाएगा। एवरेज कैसे कर लिया? उनको तो हर माइन का करना चाहिए था। तो इस तरीके की उन्होंने कैलकुलेशन गलत की। फिर उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सीएजी सामान्य रूप से अपनी रिपोर्ट
पार्लियामेंट को सबमिट करता है, उसके आगे उसका कोई दायित्व नहीं है। आप इंटरव्यू नहीं देंगे 10-10 जगह जाकर के इतना गड़बड़ हो गया, ये हो गया। करेक्ट। मैं बार-बार इस चीज़ को कहता हूँ कि उसमें कई गलतियाँ थीं, ऐसा नहीं है नहीं थी, गलतियाँ थीं। लेकिन उसको स्कैम का रूप देना गलत था। स्कैम का रूप देने के फलस्वरूप अधिकारियों ने निर्णय लेना बंद कर दिया था। मैं तो सचिव था ना, कोई जॉइंट सेक्रेटरी कमिट नहीं करता था फाइल पर कि मालूम नहीं आगे कोई इसको जाँच कर ले, क्योंकि हम भी ऑक्शन कर रहे थे और हमसे भी गलतियाँ हुई। तो आप उसको स्कैम का रूप दे देंगे। कई बोनाफाइड मिस्टेक्स होती हैं। मैलाफाइड मिस्टेक है, आप करिए उसका अगेंस्ट एक्शन। वो सबके आगे लग गए। जो मेरे विचार से जो हमारी सर्विस में सबसे ऑनेस्ट ऑफिसर थे, जिनका नाम ही हरीशचंद्र गुप्ता था, उनको इतना परेशान होना पड़ा इसकी वजह से। और आपने फिर बाद में जाके जब एजुकेशन में आप सेक्रेटरी बने, तो आपने इस पे बोला एजुकेशन ज़्यादा बड़ा एजुकेशन में कैसे, मतलब सर कोल तो मतलब जैसे गैंग्स ऑफ कोल वासेपुर वैसे तो रेफरेंस कोल तो आता है। दिखता है ना। हाँ, कोल दिखता देखिए है ऐसा ना ऐसे। कि मैंने किताब में लिखा है इस बात को कि हुँ, कोल के माफिया ओवरग्राउंड है और माइनिंग नीचे है। हुँ, एजुकेशनल माफिया सब अंडरग्राउंड में दिखते नहीं है। एक से एक गजब के माफिया हैं। अच्छा। अरे बीएड डीएड कॉलेज का माफिया, इससे बड़ा माफिया हो नहीं सकता कोई। आप देखिए 16,000 बीएड कॉलेजेस थे उस समय, हुँ, जिसमें से मुझे बताया गया 4,000 कॉलेज ऐसे थे जो एक कमरे में हैं, आपको डिग्री दे तो देंगे। कैसे कॉलेज थे वो? बस इतने नाम के पेपर नाम पे? के पेपर पे। जब उनको नोटिस जारी किया तो खलबली मची वहां पर। हुँ, तो नेताओं के पास पहुंचे, नेताओं के पास मैं पहले पहुंच गया था, सब चीफ मिनिस्टर से मैंने मुलाकात की और उनको बताया ये गड़बड़ है, सब सहमत हुए। पार्टी छोड़ दीजिए, हुँ, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, सब अलग अलग पार्टी के सब सहमत मुझसे हुँ, कि हाँ इसमें गड़बड़ है। देखिए यही भ्रष्टाचार दूर करने का हमें उन चीजों को देखना पड़ेगा जहां राजनीतिक सहमति है। हुँ, अगर है तो पहले वो दूर कीजिए, हुँ, जहां असहमति है उसके बाद में सोचेंगे। तो इसमें हो गई सहमति, लेकिन क्या हुआ, ये लोग इतने बदमाश थे, कोर्ट में चले गए, 17 कोर्ट में गए, हुँ, 3 हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। क्या स्टे किया कि चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने सिर्फ उनसे सूचना मांगी थी एफिडेविट पर। एफिडेविट पे इसलिए मांगी थी, गलत सूचना देंगे तो जेल जाएंगे। अब वो समझे पकड़े जाएंगे, क्योंकि एक कमरे में थे, कैसे देते सूचना। तो कोर्ट चले गए, 3 ने स्टे दिया। जब चेयरमैन एनसीटी खुद खड़े हुए कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए, तो उनसे कोर्ट इतना नाराज हो गया कि मुझे मैसेज भेजा कि इनको कैसे हटाया जाए, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। इस स्थिति में थोड़ा सरकार में हमारे मंत्री जी बहुत बढ़िया मंत्री थे, प्रकाश जावड़ेकर की जितनी तारीफ की जाए कम है। हुँ, लेकिन इस इशू पर उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा यार अनिल कहाँ आप कोर्ट वोर्ट से झगड़ा करेंगे, तो विड्रॉ कर लिया। वो अच्छा। विड्रॉ किया तो चेयरमैन एनसीटी तो बहुत बढ़िया आईएएस अफसर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया इससे। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी फेलियर है ये, मैं उनको रोक नहीं पाया रेजिग्नेशन से। तो जैसे होता है, मैं तो समझता हूँ कि जीवन में कुछ सफलता है, ये एक असफलता थी, बहुत हुँ, बड़ा फेलियर था मेरे। लेकिन देखिए कितना बड़ा माफिया था कि उसने कर लिया। बट अच्छी खबर यह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में अब पूरी व्यवस्था ही चेंज हो रही है, तो सब सड़क पे आ जाएंगे जितने फर्जी वाले हैं। इसी तरह नकल माफिया का तो पूछिए मत, गजब। मैं तो खुद देखा है मैंने। मैं 1985 में एसडीएम था, हुँ, कुशीनगर में, जॉइंट मजिस्ट्रेट, हुँ। देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। ये सबसे पहला था आपका पोस्टिंग? हुँ, आज की तारीख में तो जिला बन गया है। हुँ, ड्राइवर मुझे सुबह आके कहता है, सर आप चलिए, आज आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। हुँ, क्या हो गया? बोले चलिए सर चलिए। सुबह-सुबह हम पहुँचे, एग्ज़ाम चल रहे थे बोर्ड के। तो जैसे ही एक सेंटर पे पहुँचे, वहाँ से लोग कूद-कूद के भागे खिड़की से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले सर ये सब नकल कराने आए थे, आपकी गाड़ी देखकर ये भाग रहे हैं। अब देखिए, अगले दिन कहता है सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे, आज आपको दूसरा नज़ारा दिखाते हैं। मैंने ठीक है चलो। सुबह गए, थोड़ा जल्दी गए, वहाँ दूसरे सेंटर पे ले गया, बड़ी शांति थी। हुँ, मैंने कहा यहाँ ठीक चल रहा है, यहाँ तो बढ़िया है। बोले नहीं सर ठीक नहीं चल रहा है, अभी-अभी पर्चा खुला है। वो सर आम का बाग देख रहे हैं ना, वहाँ ये कर रहे हैं सॉल्व, जब कर लेंगे तो आएँगे नकल कराने। आप देखिए, मैंने आँखों देखी बात है, मैंने लिखा है किताब में अपनी। तो और फिर मैंने डिटेल में मालूम किया, तो मुझे मालूम पड़ा, आपको विश्वास नहीं होगा कि वहाँ स्कूल कॉलेज ठेके पे दिए जाते थे नकल कराने के लिए। इतना बड़ा माफिया नकल का। और मैं कई कई माफिया लिखे हैं मैंने, 1-2 का उदाहरण दिया आपको। दुखद स्थिति है, भविष्य से खेल रहे हैं हम देश के। दुखद इसलिए है कि एजुकेशन पे जो बल होना चाहिए निर्णय के लिए, वो शायद नहीं दिया जा रहा है। मैंने इस पे विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, इस पे इतना क्यों नहीं जोर दिया जाता जितना ही है? और मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हुँ, कि नेता के लिए अगला दिन या अगला साल महत्वपूर्ण है। हुँ। 10 साल बाद क्या होगा उसको क्या चिंता है? विज़न नहीं है उतना ब आगे का। नहीं, विज़न तो है, लेकिन वो सोचता है बाद में देखा जाएगा, अभी तो चुनाव जीत लो। तो हम 30,000 करोड़ रुपए 10-10 हज़ार रुपए बाँटने के लिए दे देंगे, हुँ, लेकिन उतना पैसा हम एजुकेशन के लिए नहीं देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि हम इतनी बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का जो एलोकेशन है, वो अभी भी जो 6% बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, हुँ, उससे बहुत कम है, उससे कम है? बहुत कम है। 6% ऑफ जीडीपी बताया उन्होंने, उससे बहुत कम है। और मैंने तो जब मैं शिक्षा सचिव बना 2016 में, तो मैंने आंकड़ा निकाल के देखा कि 2014 से 16 तक 3 वर्षों में जो शिक्षा को जो दिया गया था, उसमें निरंतर गिरावट आ रही थी। तो मैंने इस बात को दर्शाया कि आप एक तरफ शिक्षा नीति ला रहे हैं, उस समय आई नीति बन रही थी, और दूसरी तरफ कम कर रहे हैं, तो 2017 में फिर बढ़ा वो। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि इस वर्ष फिर वो घट गया। तो शिक्षा का जो एम्फसिस होना चाहिए, क्योंकि शायद उतने दूर के हम नहीं सोच रहे हैं, हुँ। तो वो एम्फसिस नहीं है शिक्षा पर। बट आई एम श्योर आपके जैसे बहुत सारे अभी जो ऑफिसर्स होंगे, वो सोचते होंगे जो अभी सेक्रेटरी देखिए, उनको तो ये नहीं। निर्णय ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता है, अच्छा। ये निर्णय पॉलिटिकल होता है। जो बजट का आकलन होता है, जो हुँ, बजट महत्वपूर्ण दिया जाता है, कहाँ जाएगा, कि किसको सब्सिडी कितनी दी जाएगी, कितनी बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी, ये ब्यूरोक्रेटिक निर्णय नहीं होता है। अच्छा तो एडवाइज़र्स तो एडवाइस करते नहीं, हैं ना? एडवाइस कुछ भी करें, उनको बनाना है कि इसको देकर मैं ये चुनाव जीत सकता हूँ, तो उतना सब्सिडी चली जाएगी। इस बड़ी हुँ, मूर्ति को बना के मैं चुनाव जीत सकता हूँ, तो चली जाएगी। इसमें ब्यूरोक्रेट का कोई रोल नहीं है। ये जितने बड़े निर्णय होते हैं, सब्सिडी रिलेटेड निर्णय होते हैं, ये राजनैतिक निर्णय है, पॉलिटिकल निर्णय है, क्योंकि राजनीति इससे प्रभावित होती है। और ये मैंने एक एक वाकया पूरा देखा टेररिस्ट वाला भी जो आपका एक एंगल आया वो था। थोड़ा-सा अलग-सा था, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, हाँ, तो उस समय सिख टेररिज़्म चल रहा था। हाँ। तो थोड़ा-सा एडवांटेज मुझे ये था कि मैं वहाँ के जो लोकल सिख जितने थे, उनसे टच में था। हुँ, तो मुझे बहुत अच्छी इंटेलिजेंस मिल जाती थी। हुँ, मेरा ये अप्रोच रहता था कि उनको साथ लेकर चलो। इन लोगों को टेररिस्ट मत मानो। इनफैक्ट बाद में मैं जब एजुकेशन सेक्रेटरी बना, तो मैंने इस चीज़ का उपयोग किया कश्मीर में। कश्मीर में बहुत ट्रैवल किया। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि स्थानीय लोगों को आपको साथ लेकर चलना है। सबको अगर आप टेररिस्ट मान लेंगे, तो आपको ही नुकसान होगा अंततः। हुँ, तो मैं तो वहाँ जाके रहता था उन लोगों के साथ। हुँ, तो जब ये टेररिस्ट 5 आए वहाँ पर, तो हुँ, उन्हीं लोगों ने मुझे सूचना दी कि साहब ये टेररिस्ट मूवमेंट है। वो मुझे देते थे, हुँ, और फिर हम लोगों ने घेर के उनको 5 को मारा। 5 टेररिस्ट मारे। हुँ, अगर वो इंटेलिजेंस हमें नहीं मिलती, तो हम नहीं मार पाते उन्हें। हुँ, तो वो इंटेलिजेंस कहाँ से मिली? हमें पब्लिक से मिली। पब्लिक कौन थी? उन्हीं कम्युनिटी के थे। सरदारों ने ही मुझे इन्फॉर्म किया हुँ। कि साहब ये टेररिस्ट मूवमेंट है। हमारे यहाँ उसके बाद कोई टेररिस्ट की घटना नहीं हुई, क्योंकि सबको पता था कि ये सब साथ लेकर चल रहे हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप साथ में लेके चलो तो बहुत आप इम्पोर्टेंट। जड़ से हटा अगर सकते हो। आपने उनको ये महसूस करा दिया कि जिसके दाढ़ी है वो सब टेररिस्ट हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हुँ, हमें विचार करना चाहिए इस बात को, हुँ, और ये हमेशा के लिए लागू है कि आपको स्थानीय लोगों को तो साथ लेना है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस वहीं से आएगी आपको। बाकी आप ढूँढते रहिए तो इंटेलिजेंस। और एक एक वाकया मैंने इसमें पढ़ा था मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट थे। हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो भी एक ऐसा वाक़या था जिसको मैंने पढ़ा, तब मैंने प्रेरित हुआ कि किताब में उसे डाला जाए। हाँ, उस उन दिनों राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था, बड़ा टेंशन था हाँ, सब जिलों में। बाकी सब जिलों में कर्फ्यू लगा था, हमारे यहाँ कर्फ्यू नहीं लगा था। हुँ, क्योंकि सबको पता था, उससे पहले मैं हरदोई में पोस्टेड था, तो वहाँ मैंने एक रूलिंग पार्टी के एमएलए के अगेंस्ट एनएसए का केस बना दिया था। तो हुँ, मेरी ख्याति पहुँच गई थी कि ये किसी को छोड़ेगा नहीं, चाहे जो हो। हुँ, तो बड़ी शांति थी। तो एक वहाँ मर्डर हो गया। हुँ, मर्डर हो गया, तो जो रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसने कहा हम इसका फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे। तो फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब तो कम्युनल चार्ज सिचुएशन में कम्युनल राइट हो जाता। तो मैंने उसको बुला के समझाया, मैंने कहा यार तुम्हारी सरकार है यार, क्यों कर रहे हो? बोले नहीं सर, हम तो निकालेंगे। कोई भी पॉलिटिकल उसका रीज़न रहा हो। बहुत जब नहीं किया, तो मैंने बंद कर दिया उसे, जेल में डाल दिया। बंद कर दिया उसे। एक होती है उस समय मालूम नहीं, सीआरपीसी में शायद चेंज हो गया होगा, 107-16 होती थी, हुँ, बंद कर के दिया उसको। फिर आपको वो फिर मंत्री जो जी है का कॉल रात आया? को मुझे फ़ोन आया मुलायम सिंह जी का, हाँ, आपने हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया। हमने कहा साहब किया, क्यों किया? तो मैंने बताया उनको। नहीं, नहीं, उनको छोड़ने का तरीका निकालिए। मैंने कहा साहब ऐसा है कि आपकी सरकार है, और आपका इकबाल बुलंद है, सब शांति से चल रहा है। ये निकालेंगे फ्यूनरल प्रोसेशन, तो यहाँ राइट होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, और आपकी बदनामी होगी। नहीं, हुँ, नहीं, कोई तरीका निकालिए। मैंने हुँ, कहा साहब आप बात कीजिए उनसे, उनको समझाइए, या कोई जना बात करे लखनऊ से कि एक हुँ, फ्यूनरल प्रोसेशन तो बनाना उचित नहीं होगा। हुँ, उन्होंने फ़ोन रख दिया, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं समझा हुँ। अगले दिन ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन आया, उनका नहीं किसी और का आया कि साहब वो तैयार हो गए हैं फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकालने के लिए। हुँ, तो मैंने उनको छोड़ दिया, मेरे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी नहीं। हुँ, 3 महीने बाद उन्हीं मुख्यमंत्री ने, जो इतने नाराज़ थे मुझसे,
उन्होंने मुझे वन ऑफ द बेस्ट कलेक्टर्स का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का अवार्ड दिया। कैसे सडन मतलब और देखिए, वो वहाँ शांति रही पूरी। इसके वजह से उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि ये राइट डिसीज़न था? देखिए, देखिए, वो मुझे बहुत मानते थे, मुलायम सिंह। हुँ। जबकि मैं कल्याण सिंह जी का विशेष सचिव था। हाँ, आप रहे हो। मैं उनके विशेष सचिव था, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था। फिर भी मुलायम सिंह जी बहुत मानते थे मुझे। मेबी आपके ऑनेस्टी और उससे प्रभावित पता हुए नहीं, होंगे। ये तो वही बता पाएँगे कि किस हाँ। चीज़ क्यों मानते थे, लेकिन बहुत मानते थे। ये हुँ, भाई केंद्र सरकार में भी, हुँ, भाई यूपीए सरकार थी, उन्होंने मुझे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में रखा। हुँ। मनमोहन सिंह जी ने कैबिनेट, उसके बाद नई सरकार आई, मोदी जी मुझे कोर सेक्रेटरी बनाया। नहीं आप मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आप हर एक नेता को तो बिकॉज़ आप रिप्लाई तो कर ही देते थे, आप कुछ सोचते नहीं देखिए, थे। 2 चीज़ें थी। मेरी थोड़ी गलतफ़हमियाँ थी नेताओं के बारे में, जो मैंने इस पुस्तक में जो आपने बताई है, इसमें लिखा है। शुरू में मैं समझता था समाज की जितनी समस्याएँ हैं, वो नेताओं की वजह से। हुँ, तो मैं जो भी नेता मिलने आता था, बड़ा बायस्ड होके मिलता था और मैं कई नेताओं से लड़ लेता था। तो हुँ, शुरू में मेरी नेताओं से बहुत लड़ाई हुई। हुँ, धीरे-धीरे मुझे समझ में आया, मैं क्या इससे हासिल कर रहा हूँ? हम उसको सुनते क्यों नहीं? और फिर मेरा अनुभव रहा कल्याण सिंह जी जैसे लोगों से, जहाँ मैंने पाया कि नेता भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मेरा मानना या कहना कि हर नेता गड़बड़ होता है, उचित नहीं है, और जो गड़बड़ नेता, उसमें भी कई अच्छाइयाँ हैं। तो मैंने अपना अपना चिंतन बदला। मैंने कहा कि मैं नेता को तो नहीं बदल सकता। फिर धीरे-धीरे मैंने उसी नेता से काम कराने का तरीका ढूँढा कि हम उसी नेता को अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करें, जिससे अगर वो असहमत है मुझसे, तो कैसे सहमत हो जाए मुझसे, बिना झगड़े के। पहले मैं झगड़ा करता था। जैसे मायावती जी के साथ था, वो अजीब-अजीब काम करती थी। एक दिन मीटिंग में बैठे-बैठे उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया। अच्छा, उनको मज़ा आता था ऐसे सस्पेंड करने में, मीटिंग में पावर 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 दिखाना। दिखाने के। हुँ, तो वो रोता हुआ मेरे पास आया कि सर, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। उसने बताया मुझे, वाक़ई उसकी कोई गलती नहीं थी। हुँ, तब उसको बहाल कैसे कराया जाए? हुँ, तो अगर पुराना अनिल स्वरूप होता, तो जाके भिड़ लेता था मायावती से कि आपने गलत किया है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं छुट्टी चला जाता। कई अधिकारी करते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, वैल्यूज़ एथिक्स वाले होते हैं, वो लड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं तब तक मैच्योर हो गया था। मैंने ढूँढा कि सबसे अच्छा उनका मूड कब होता है, तो सुबह के टाइम पे जब वो ब्रेकफ़ास्ट करती थी, उस समय उनका मूड सबसे अच्छा होता था। ये कैसे पता लगा तो आपने? हम लोग, क्योंकि हम साथ रहते थे ना उनके, हम उनके सेक्रेटेरिएट में थे, हाँ, तो महीने भर में मालूम पड़ गया कि वो कम कम मूड अच्छा होता है उनका दिन में। तो सुबह के टाइम पे हम गए उनके कमरे में, तो उन्होंने देखा, बड़ी अच्छे मूड में थी। कहती हैं, और क्या चल रहा है? मैंने कहा, मैडम सब बढ़िया चल रहा है। तो थोड़ी बहुत बात हुई, फिर मैंने कहा, मैडम वो आपने उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, वो बड़ा अच्छा अधिकारी है, गलती हो गई उससे। तो कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि तुम्हें तो पता था उसकी गलती नहीं थी, फिर भी तुमने उनसे कह दिया गलती हो गई। हुँ, मैंने कहा, अगर मैं कहता कि उसकी गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, तो मैं भी सस्पेंड हो जाता। डिफेंसिव हो तो जाती हैं ये वो। यही तरीका है। हुँ, मैंने उनसे कहा कि हो गलती हो गई, अरे अच्छा अधिकारी है तो कैसे गलती हो गई? मैंने कहा, मैडम किसी से भी हो सकती है गलती, मुझसे भी हो सकती है गलती, किससे भी हो सकती है। अच्छा अधिकारी है? उन्होंने कहा, हाँ मैडम अच्छा, ठीक है, अच्छा बहाल कर दे। बहाल हो गया वो, आधे मिनट में बहाल हो गया वो। मैं लड़के भी आ सकता था, सिद्धांत, कि आपने सही अफ़सर को कैसे सस्पेंड किया। ये चीज़ मैंने धीरे-धीरे सीखी कि हमें समझना पड़ेगा कि नेता से हम काम कैसे कराएँ, सही काम। गलत भी कराते हैं लोग, सही काम कैसे कराएँ। एक वाकया तो ब्रीफ़केस वाला भी था। हाँ, वो एक डीएम थे, वो आए, हाँ, मैं बैठा था आपके बाहर। जूनियर ही थे शायद? 1 साल जूनियर था मुझसे। हाँ, वो आया, हेलो हाय हुई, अंदर गया, लौट के आया तो उसके हाथ में ब्रीफ़केस नहीं था। तो मैंने उससे कहा, यार तुम्हारा ब्रीफ़केस तुम लाए थे छूट गया। बोले, अरे उसमें कुछ फाइलें थी वो मैडम। मैंने कहा, देखो डीएम तो लाता नहीं है सीएम के पास फाइलें। तो मुझे पता नहीं क्या था, मुझे आज भी नहीं पता क्या था, मेरा असम्पशन था। तो हाँ, मैंने उसको खूब सुनाई वहाँ पर, तो हाँ। सुनता रहा। ब्रीफ़केस में क्या जाता है सीएम के पता पास तो वो पता नहीं, मैंने देखा तो था नहीं, मैं तो सिर्फ़ सर कंजेक्चर है आपको मेरा। पता तो लगता होगा आप इतने सिस्टम में सेक्रेटेरिएट में थे आप सर और इतने सारे देखिए, वो नई-नई बनी थी तब मुख्यमंत्री। हुँ, तब उनको उतने तरीके शायद नहीं पता थे। बाद में मुझे बताया गया कि उनको बहुत तरीके मालूम पड़ गए। मेरा ये मानना है अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने किया, कि करप्शन दूर किया जा सकता है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इसमें। उसी को इस्तेमाल करते हुए मेरा ये मानना है कि पूरा करप्शन तो दूर शायद नहीं हो सकता, लेकिन कई सेगमेंट हैं करप्शन के, जो उसमें पुस्तक में मैं चर्चा कर रहा हूँ, हुँ, वो दूर किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे अधिकतर करप्शन डिलेज़ की वजह से होता है, जिसे हम स्पीड मनी कहते हैं, हुँ, कि काम जायज़ है, होना है, लेकिन वो पैसा माँगता है जल्दी करने के लिए, हाँ, आदमी देता है। ये ऐसे जितने काम हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्पीड मनी तो पूरा खत्म हो सकता है। मैंने हुँ। किया है और मुझे अनुभव है, आपने मेरा कैसे किया? आपने क्या फाइंड आउट किया था सर?
मैंने शायद इसमें या दूसरी पुस्तक में लिखा है, मेरा पहला अनुभव था हुँ, स्पीड मनी को दूर करने का, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था लखीमपुर खीरी में। हुँ, और वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिकॉर्ड रूम होता है जहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड रखा जाता है। तो लोगों को कॉपी चाहिए होती तो एप्लीकेशन देते हैं, उनको कॉपी मिलती थी। और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार था कि पैसा दे दो तो जल्दी मिल जाएगी, नहीं दो तो देर से मिलेगी। तो ये वर्ष 1991 की मैं आपको बता रहा हूँ, आप हुँ। शायद पैदा नहीं हुए होंगे तब। अ, 1992 में मैं पैदा हुआ था। हाँ, तो देखिए 1 साल बाद आप हुए पैदा। तो उस समय जिलों में फ़ोटोकॉपिंग मशीन नहीं थी, लखनऊ में थी, मैं लखनऊ से आया था। हुँ, तो व्यवस्था यहाँ ये थी कि आदमी एप्लीकेशन देता था, उसकी फिर फ़ाइल खोज के निकाली जाती थी। फिर एक आदमी उसको हाथ से कॉपी करता था, लिखता था वही जो फ़ाइल में होता था। हुँ, दूसरा आदमी उसकी जाँच करता था और तीसरा दस्तखत करके कहता था ये ठीक है, और फिर ये कॉपी दी जाती थी। यानी कि 4 लोगों के माध्यम से गुज़रती थी, एक फ़ाइल निकालने वाले की, एक कॉपी करने वाले की, जाँच करने वाले की और साइन करने वाले की। और चारों को फिर हाथ गरम आप कीजिए, तब आपको जल्दी कॉपी मिलती थी। नहीं तो कोई कॉपी नहीं करेगा ऐसे करके मतलब बोल विलम्ब हो जाता था। तो हाँ, मैं जैसे कहता हूँ स्पीड मनी, उसमें हाँ, कोई नाजायज़ चीज़ नहीं माँग रहा है, वो जायज़ चीज़ माँग रहा है। हाँ, एक तो होता है नाजायज़ वाला करप्शन, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 हाँ, प्रकार के करप्शन प्राइमरीली होते हैं, नज़राना, शुकराना, जबराना। तो ये जायज़ बात है, उसका राइट है कि उसको कॉपी मिले, हुँ, उसमें विलम्ब को दूर करने के लिए पैसा। तो वहाँ मैंने क्या किया, एक फ़ोटोकॉपिंग मशीन रख दी, फ़ाइल निकलती थी, फ़ोटोकॉपी होती थी, उसी दिन मिल जाती थी। एक सिंपल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से, जो कि आज की तारीख में तो बड़ा अजीब-सा लगता है, उस समय बड़ा लगता था। करप्शन खत्म हो गया वर्चुअली वहाँ पर। तो ये ऑफ़िसर जो सबसे इंचार्ज होंगे उनको करना पड़ेगा ना मतलब देखिए ऐसा है, कई करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, ऐसा नहीं है इन लोग। लेकिन शायद हम टेक्नोलॉजी को दूसरी तरीके से समझते हैं। आजकल हर जना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है ना। करेक्ट। अब भाई रियल इंटेलिजेंस की भी तो बात करें, हुँ, एटीट्यूडनल इंटेलिजेंस की बात करें। तो मेरा ये मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी को सही प्रकार से उपयोग किया जाए, जो कि हुँ, किया जा रहा है, कई कई महकमों में किया जा रहा है। मैं जब कोल सेक्रेटरी था, जहाँ पराकाष्ठा मानी जाती थी भ्रष्टाचार की, हुँ, वहाँ हमने फ़ाइल और पेपर खत्म कर दिया। हमारे यहाँ कोई फ़ाइल, कोई पेपर नहीं था, सब डिजिटल था। उस टाइम पे? मैं 2014 की बता रहा हूँ। ओके। 2014 में सेक्रेटरी बना। हुँ, उसके बाद वहाँ हमने डिजिटाइज़ किया, तो हमारा शायद विभाग पहला विभाग था, जहाँ फ़ाइल और पेपर खत्म हो गए थे। तो कोई व्यक्ति फ़ाइल पे बैठ ही नहीं सकता था। तो हुँ, डिलेज़ तो खत्म हो गए। कि हुँ, मुझे पता है कि कौन कितनी देर बैठा है, उसको भी पता है कि मुझे पता है वो हुँ, कितनी देर बैठा है, तो नहीं बैठेगा। तो हुँ, इस प्रकार के मैंने एक उदाहरण दिया, कई उदाहरण हैं, जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी से करप्शन काफ़ी हद तक कम हो सकता है, स्पेशली स्पीड मनी तो खत्म हो जाएगा। जो मैं उस पुस्तक में लिख रहा हूँ, जैसे पॉलिटिकल करप्शन की हम बात करते हैं, वो तो शायद मेरे पास उसका नुस्खा नहीं है दूर करने का। लेकिन बहुत ऐसा करप्शन है जिसमें पॉलिटिक्स कहीं इन्वॉल्वड ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स का सर करप्शन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है इंडिया में मतलब आपके जैसे कितने ऑफ़िसर्स होंगे? देखिए, मतलब व्यवस्था बनाने वाली बात है। हम व्यवस्था अगर ऐसी बना दें कि करप्शन कठिन हो जाए, मैं नहीं कहता समाप्त हो जाए, तो करप्शन अपने आप कम होगा। हम क्या करते हैं, वो करना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डाल दीजिए, लेकिन इतने सालों से हम जेल में डाल रहे हैं, करप्शन तो कम नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ सिस्टम बनाया गया वहाँ करप्शन, जैसे कोल में मैं गारंटी करता हूँ, मैं 2015 में व्यवस्था बनाई थी, आज हम 2026 में हैं, वहाँ 1 पैसा की इधर-उधर नहीं हो सकता कोल ब्लॉक ऑक्शन में। जो हुँ, सिस्टम उस समय बनाया था 11 साल पहले, हुँ, वो आज भी चल रहा है और कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें। तो हो सकता है। नहीं हो रहा है, इसका कारण समझना चाहिए। जैसे हम भ्रष्ट एक संस्था में हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट तो इससे कर सकते हैं कि मैं नहीं लूँगा पैसा, ठीक है ना? आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने ज़बरदस्ती किसी को पैसा दे दिया हो। जब तक आप लेंगे नहीं तब तक देगा नहीं। ये भी सुनी-सुनाई बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक किसी ने कहा कि किसी ने ज़बरदस्ती मेरी जेब में पैसा रख दिया। आप नहीं लेंगे तो आप लेना बंद कर जो ये दीजिए। ऐसा बोलते हैं ना डिमोट कर दिया, ट्रांसफ़र कर नहीं, अब दिया। वो तो बाद में आएगा यार, वो हुँ, तो तब तक तो पहुँचे नहीं। वो उनको करते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि खाली ऑनेस्ट ऑनेस्ट होना काफ़ी है। ऑनेस्ट तो होना आवश्यक है, आपको एफिशिएंट होना है। अगर आप एफिशिएंट होंगे तो आपको ढूँढेंगे वो लोग। हुँ, कोयले में समस्या होगी, आपको बनाएँगे सचिव वहाँ पर, क्यों ढूँढेंगे? हुँ, क्योंकि आप आप सब कर उन्होंने एफ़िशिएंट देखा कि पूर्व में इसने इन परिस्थितियों में इस प्रकार का काम किया, आपको पिक करेंगे वो। तो अभी भी आप बहुत जगह ऑनेस्ट और एफिशिएंट रहकर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। अभी श्रीधरन जी को आज क्यों याद करते हैं, मेट्रो मैन को क्यों कहते हैं? ईमानदार थे और एफिशिएंट थे। खाली ईमानदार होते तो उनको कोई याद नहीं करता। तो ईमानदारी और मैंने एक पुस्तक में अपनी एथिकल डिलेमास में एक चैप्टर लिखा है, ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ। ऑनेस्टी इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। यू हैव टू बी एफिशिएंट। कई ऑनेस्ट ऑफिसर देखते हैं, वो सोचते हैं बस मैं ईमानदार हूँ, बाकी सब बेईमान है, तो हो गया बेड़ा गर्क। काम ही नहीं करेंगे आप। आप सबको बेईमान क्यों मान के चल रहे हैं भाई? आप देखिए, अगर कई आदमी में जो बेईमान है उसमें भी अच्छा है, मैंने दृष्टांत दिए हैं अपनी पुस्तक में, हुँ, कि उसको भी आप जागरूक कीजिए, कोशिश कैसे? कीजिए। थोड़ा-सा बताइए?
लंबा किस्सा है। मैं हाँ। एमडी पिकअप बना था, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है यूपी में। हुँ, 7 साल से उसको नुकसान हो रहा था। मेरा काम था उसको वाइंड अप करना, कि अब उसको बंद कर दीजिए। तो मैं पहुँचा वहाँ पे, तो ऐसा लगा जैसे ग्रेवयार्ड में जा रहे हैं। सबको पता था मैं उनकी नौकरी लेने आया, बंद कर दूँगा। मैं भी थोड़ा परेशान था। फिर मुझे एक दिन एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि ये संस्था लोन लेती थी, क्रेडिट लेती थी और बाँटती थी इंडस्ट्री को। तो जो इंडस्ट्री सिक हो जाती थी, तो उनसे वन टाइम सेटलमेंट कर लेती थी और इंटरेस्ट माफ़ कर देती थी, प्रिंसिपल ले लेती थी। और ये जो संस्था थी, ये इंटरेस्ट दे रही थी। तो अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ा आइडिया हो, तो उससे बैलेंस शीट गड़बड़ हो रही थी। हुँ, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा रिवर्स करें। हम इनसे कहें थोड़ा इंटरेस्ट दीजिए आप हमें, खाली प्रिंसिपल ना दीजिए वन टाइम सेटलमेंट पे, और जिस संस्था से हमने पैसा लिया उससे कहें इंटरेस्ट माफ़ कर दो। तो हुँ, आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। हुँ, तो मैंने एमडी सिडबी से बात की। मैंने उनसे कहा कि साहब, हम आपको 250 करोड़ देने हैं मुझे आपको। इसमें से 80 करोड़ रुपए तो मूल है और 170 करोड़ रुपए इंटरेस्ट है। तो हुँ, अगर मैं 80 करोड़ दे दूँ, आप 170 करोड़ माफ़ कर देंगे? हुँ, तो उसने कहा कैसे कर देंगे? तो हुँ, मैंने थोड़ा होमवर्क किया हुआ था। मैंने कहा वैसे कीजिए जैसे 15 प्राइवेट सेक्टर का आपने किया हुआ है। आपने किया है माफ़ और लोगों का। हुँ, तो उसको पता नहीं था कि मैंने इतना रिसर्च कर रखी है। हुँ, तो बोले नहीं, आपके तो पब्लिक सेक्टर है। हमने कहा पब्लिक सेक्टर में क्या कांटे लगे हैं? फिर मैंने सही। कहा कि आपने शायद मेरे बारे में रिसर्च नहीं की। मैं आईएएस में आने से पहले पुलिस में था। हुँ, मेरे 2 बैचमेट असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर हैं सीबीआई में। मैं सोच रहा हूँ एक चिट्ठी लिख दूँ उनको कि हुँ, आपने 15 प्राइवेट सेक्टर के तो माफ़ कर दिए, मेरा मना कर रहे हैं आप। हुँ, मैं आपसे गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो आपने उनके लिए किया है। हुँ, अरे, अरे! आप कैसे कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगले दिन उनका फ़ोन आया, बोले हाँ, आप 80 करोड़ दे दीजिए, तो हम 170 करोड़ माफ़ कर देंगे। मेरे को तो कान में विश्वास ही नहीं हुआ। अब मेरे पास एक पैसा नहीं था, 80 करोड़ कहाँ से दूँगा मैं? हाँ, 80 करोड़ कहाँ से रिकवर करें? तो हुँ, मुझे 30 करोड़ तो सरकार ने दे दिए, तो वो मैंने दे दिए उनको। 50 करोड़ मुझे रिकवर करने थे। हुँ, तो मैंने अपनी संस्था का जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी था, हुँ, उसको चाय पे बुलाया हुँ, और मैंने उससे कहा कि बॉस ऐसा है कि आपने सुना, मैं इसको रिकवर करना चाहता हूँ। हुँ, फिर मैंने कहा कि यार, अब इस संस्था में तो बचा नहीं है कुछ, तुम चूसोगे क्या? ये हुँ, शब्द कहे मैंने। बोले सर कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई आदमी कितना भ्रष्ट हो मानेगा थोड़ी ना मैं भ्रष्ट हूँ। हुँ, मैंने कहा बीती ताही बिसार दे, तुमने जो किया सो किया, अब तुम मेरी सहायता करो। हुँ, मैं इसे रिकवर करना चाहता हूँ और पैसा देना चाहता हूँ। संस्था ठीक हो जाएगी, उसके बाद जो चाहो तुम करना। तो काफ़ी लंबी चर्चा हुई, उसके बाद वो लग गया उसमें और हमने काफ़ी हद तक पैसा रिकवर कर लिया। ये संस्था 7 साल के बाद पहली बार प्रॉफ़िट में आई, रिकवरी की वजह से। जब वो प्रॉफ़िट में आ गई, तो कोई और व्यक्ति का मेरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ होता है कि अच्छी जगह सब जाना चाहते हैं। हुँ, मैं चला गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। हुँ, मैं इस अधिकारी को फ़ॉलो करता रहा। हुँ, तो लोग मुझसे कहते थे कि सर वो तो बिल्कुल तो परिवर्तित हो गया, वो तो बिल्कुल एकदम ईमानदारी से सब काम कर रहा है, लगा रहता है। तो मैंने एक दिन घर पे उसे चाय पे बुलाया। मैंने कहा यार, तुम्हारा ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? हुँ, बोले सर, जब आप 300 लोगों के सामने मेरी पीठ थपथपा के कहते थे कि इस संस्था में जो सुधार हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, सर मेरी छाती चौड़ी हो जाती थी और जो किक मुझे उस समय मिली वो पहले कभी नहीं मिली। तो उसमें मैं सक्सीड कर गया और जगह फेल हुआ। किताब मेरी अगर एथिकल डिलेमास पढ़ी, उसमें कई फेलियर्स हैं मेरे। हुँ। तो ये है, जीवन है। अच्छा, आप जब कोल में गए तो आपके दोस्त ने बोला था कि ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा है। कुल की स्थिति बहुत खराब थी। वैसा ही जैसा मूवी में दिखाते हैं मतलब बहुत। एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं था। हाँ, मैंने तो कभी माफ़िया से मेरी कभी हाँ, नहीं मैंने हुई। समझने की कोशिश की कि माफ़िया क्यों हावी है, हुँ, और मैंने इस निष्कर्ष पे पहुँचा, वो किसी भी माफ़िया के लिए लागू होता है, कि माफ़िया की जो उत्पत्ति होती है, जो बनते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कमी की वजह से। जब शॉर्टेज होगी तो माफ़िया सामने आएगा। हुँ, शॉर्टेज नहीं होगी तो माफ़िया का कोई मतलब ही नहीं है। माफ़िया तभी आता है जब शॉर्टेज होती है किसी चीज़ की। वो शॉर्टेज को पे थ्राइव करता है। हुँ, तभी मैंने अपना जो व्यवस्था बनाई, वो जो मैंने प्रयास किया, वो यही प्रयास किया कि कोयले का उत्पादन कैसे बढ़े। हुँ। तो हमने माफ़िया को कोई गोली नहीं मारी। माफ़िया के अगेंस्ट मैंने कोई डायरेक्ट भी नहीं किया एक्शन के लिए। वो सब मैंने कुछ नहीं हुआ, बस। मैंने सिर्फ़ ये कहा कि आप कोयला का प्रोडक्शन बढ़ा दो, अपने आप उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। भई वो तो इसी बात पे थ्राइव करता है ना। हुँ, जितनी कमी होगी कोयले की, उतना ही वो ब्लैक करेगा और ब्लैक करने के लिए वो माफ़िया बनाएगा। अगर बहुतायत हो जाएगी कोयले की, तो वो क्या करेगा? हुँ। बट माफिया ने फिर कुछ जब ये आपने इसको सॉल्व किया तो आपको कुछ मेरा उनसे कोई संपर्क ही नहीं था। हुँ, भाई मैं क्या कर रहा था? वो मेरा प्रोडक्शन तो रोक नहीं सकते थे। हुँ, प्रोडक्शन जो है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो 14, 15 और 15, 16 में हुआ, उसको माफिया तो नहीं रोक सकता था। करेक्ट। माफिया तो कमी पे थ्राइव करता था। प्रोडक्शन कम करने में उसका कोई रोल नहीं था। मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारे पास कोयले की कमी नहीं रही। यहाँ तक स्थिति पहुँच गई थी कि हम सोच रहे थे कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करें कोयला।
तो इस स्थिति में माफिया का रोल अपने आप कम हो जाता है। मैं नहीं कहता समाप्त, क्योंकि कई और एरियाज में मुझे बताया गया माफिया थे। देखिए, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं हर चीज को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। मेरा ये मानना था कि परफेक्ट तो कुछ नहीं होगा कि आप एलिमिनेट कर दीजिए, चाहे करप्शन हो, लेकिन आप जितना कर सकिए उतना तो करिए आप। मैं अक्सर इस बात को कहता था, इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन, दैट कैन विल ग्रो, बट इफ यू आर प्री ऑक्यूपाइड व्हाट यू कांट, देन यू कांट इवन डू व्हाट यू कैन। बहुत अच्छी तो बात। उस पे लगे रहिए आप जो कर सकते हैं, फिर हुँ। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप जो इस समय नहीं कर सकते उनको भी करने लगेंगे। मैं पुलिस में था इसमें आने से पहले। आईपीएस थे आप 1 साल? मेरा एक बैचमेट था, वो आया एक दिन मुझसे कहता है, बॉस रात को नींद नहीं आ रही। हुँ। हमने क्या हो गया? कहता बॉस पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा पेट्रोलियम के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रात को ना सोने से कम हो जाएंगे? हुँ। कहता बॉस देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मैंने कहा यार मैं सहमत हूं तुमसे, आर्थिक स्थिति पर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रात की नींद तो उस चीज के लिए हराम करो जिसमें तुम कुछ कर सकते हो। जब हुँ। कुछ कर ही नहीं सकते हो, बेफालतू क्यों कर रहे हो रात को सोना? हुँ। करीब घंटे भर में उसको समझ में आ गया, चला गया। हुँ। 3 महीने बाद फिर आया, कहता फिर कहता बॉस रात को नींद नहीं आ रही। हुँ। मैंने क्या हो गया? पेट्रोलियम के दाम तो अपने आप कम हो गए। नहीं हुँ। बॉस, देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो मैंने उससे मजाक में कहा यार रात को सो जाओ, अपने आप कम हो जाएगी। तो मेरा उद्देश्य इसमें यह था, एक अमेरिकन मंक है, उनका नाम है राइनल्ड नाइबोर। हुँ। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है, हुँ। लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, एंड द विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। हुँ। ये है मूल। करेक्ट। अगर इसमें करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। मैं देखता हूं कई आईएएस अफसर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो करना चाहते हैं, ईमानदार हैं, हुँ। फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाते हैं कि उस चीज में चिपक गए जो वो नहीं कर सकते। हुँ। अगर हम आइडेंटिफाई करें, इतना आप कर सकते हैं, और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मैं अक्सर आईएएस अफसर मुझसे पूछते सर बड़ी व्यवस्था करा। मैंने कहा ये बताओ, किसी नेता ने तुमसे कहा है कि तुम ऑफिस लेट आओ? हुँ। नहीं, मैंने तुम तो आते हो लेट। हुँ। कितने अफसर लेट आते हैं? किसी नेता ने तुमसे कहा है कि फाइल पे बैठे रहो, निर्णय मत लो? एक आध फाइल में उसका होगा इंटरेस्ट होगा, बाकी में तो तुम्हें करना है। पूरी ब्यूरोक्रेसी इस बात पे बदनाम है कि आप निर्णय विलंब से लेते हैं। हुँ। किसी नेता ने तुमसे कहा कि जो तुमसे मिलने आया उससे बदतमीजी से बोलो, उसको हुँ। इंतजार करो अनावश्यक रूप से। हर आदमी इस बात से परेशान है कि आप एक्सेसिबल नहीं है, मिलते नहीं है। हमने हुँ। कितनी ऐसी चीजें हैं जिसमें व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है। करेक्ट। पहले वो तो करो, बाकी गाली दो जिसको देना है। लेकिन आप गाली में पहले लग जाओगे तो जो कर सकते हो वो अपना नहीं करोगे, दूसरी तरफ देखोगे। हुँ। वो है ना, एक शेर है, गालिब का नहीं है लेकिन गालिब के नाम से चलता है, तो उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। लगाते रहिए आप। तो ये आपका नजरिया है। आप कह सकते हैं कि भाई ये नेता की वजह से, इसकी वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। अरे कितने लोग कर रहे हैं। जो मेरी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट, मैंने कई लोगों को उदाहरण दिया, इसी व्यवस्था में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे सीखिए आप। कोल वाले स्कैम के बाद आप गए उस तरह, राइट? तो ऐसे ऑफिसर्स, आपके जैसे ऑफिसर्स की ज़रूरत बाद में जब वो फटता है तब क्यों पड़ती है? पहले क्यों नहीं? देखिए ऐसा ना कि ये हम सब समाज में रहते हैं, है ना? हर जना भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन मौका मिलते ही भ्रष्ट हो जाता है। देखिए, समाज है हमारा, सही है गलत मैं नहीं कह रहा हूँ। हुँ। हमारे टाइम पे जो लोग बहुत भ्रष्टाचार की बात करते थे, हुँ। वो फ़िल्म जब आती थी नई तो ब्लैक में टिकट लेकर मूवी देखते थे, और बाहर निकल के फिर भ्रष्टाचार की बात करते थे। हुँ। वहाँ तो कोई मजबूरी नहीं थी उनको ब्लैक में टिकट लेने की, लेकिन लेता है। हमारी सीमाएँ हैं, उसमें हमें काम करना है। अगर सीमाओं को नहीं समझेंगे, तो हम मार खाएँगे। मेरा ये मानना है कि आप, अब ये लार्जर इश्यू आता है कि समाज या राजनीति किस प्रकार के अधिकारियों को प्रोत्साहित करती है। हुँ। अगर सामान्य व्यवस्था ये है कि तुम अगर मेरी तरफ हो तो करप्ट नहीं हो, और दूसरी तरफ हो करप्ट हो, तो करप्शन कैसे दूर होगा? हुँ। आप कल तक कह रहे हैं कि चक्की पीसिंग, आज उसको आप उप मुख्यमंत्री बना ले रहे हैं, तो हुँ। कैसे करप्शन दूर होगा? इसकी हम चर्चा भी नहीं करते। हम कह रहे हैं वो करप्ट है, आज उसे मैंने मुख्यमंत्री बना लिया, तो ऐसे कैसे दूर होगा करप्शन? कठिनाई होगी। हुँ। आपको उसको वोट पे, पावर पे लाना ही नहीं चाहिए। देखिए, मैं अगर निर्णायक स्थिति में हूँ, चाहे मैं नेता हूँ, चाहे अधिकारी हूँ, हम किस व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम हुँ। सिग्नल क्या दे रहे हैं महत्वपूर्ण है। सिग्नल से चलती है सरकार या व्यवस्था, सिग्नल से चलती है। नियम कानून अपनी जगह पर है, हुँ। लेकिन हम सिग्नल ये दे रहे हैं कि तुम ईमानदार होगे तो तुम्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तुम हुँ। बेईमान होगे तो तब तक बेईमान हो जब तक तुम उधर खड़े हो, मेरी तरफ आ जाओगे तो तुम ईमानदार हो जाओगे। तो कैसे व्यवस्था चलेगी? इस बात पे हर को चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। हर, जैसे इंग्लैंड में आप देखिए, मैं अगली पुस्तक में लिख रहा हूँ कि 19th सेंचुरी में वहाँ इतना भ्रष्टाचार था जितना हिंदुस्तान में आप सोच ही नहीं सकते। उन्होंने किया इसको दूर। उन्होंने क्या किया? पहले तो उनके नेताओं ने समझा। देखिए हुँ। डेमोक्रेसी में हुँ। ऊपर क्या हो रहा है उस पे सबसे ज्यादा सिग्नल क्या आ रहा है ऊपर से, हुँ।
अगर ऊपर से सिग्नल सही आएगा, अगर ऊपर से आदमी ये कह दे या जिस भी संस्था में मैं हूँ, मैं खुद सेक्रेटरी हूँ, मैं कह दूँ, मैं जो रिकॉग्नाइज़ करूँगा ऑनेस्ट वर्क को, तो अपने आप ठीक होने लगेगा। अगर मैं कहूँगा नहीं, तुम मेरे माफ़िक अगर करो तो ऑनेस्ट करो, डिसऑनेस्ट करो, तुम्हें 100 खून माफ़ है। तुम मेरी तरफ खड़ा हो, तुम रेपिस्ट हो, मैं तुम्हें बेल दिला दूँगा, तुम मेरे लिए प्रचार करो जाके। कितने लोग ऐसे हैं, जिनको हम जेल से छोड़ देते हैं, बेल दे देते हैं, कन्फर्म्ड रेपिस्ट है वो आदमी, हमने बेल दे दी उसको और हमने उसको पैरोल दे दी, तो कैसे होगा व्यवस्था का सुधार? अभी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपको कैसा लगता है? देखिए, अभी मैं अब क्या हो रहा है तो हियरसे है, मेरा जो व्यक्तिगत उनसे मेरी चर्चा हुई 2 बार हुई, बड़ा निर्णायक निर्णय लेते हैं धड़ाधड़, समझ में आता है तो कह देते हैं। जब मैं इसके लिए गया था उनके पास बीएड और डीएलएड कॉलेजेस के लिए, तो मैंने उनको बताया कि साहब ये जो है गड़बड़ करते हैं, ये करते हैं, तो मेरी तरफ देख के बोले, "अनिल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी ये समस्या बड़ी कठिन है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ।" दुरूह दुरूह शब्द इस्तेमाल किया था, बड़े दुरूह है। और अच्छा। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ हूँ, आप करिए इसे। मुझे सब जगह सपोर्ट मिला, एज एजुकेशन सेक्रेटरी, चाहे किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हों उस समय, तभी तो हमने किया ये सब, जो भी थोड़ा बहुत किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि उस स्तर पे पहुंच के काफी काम के लिए आपको राजनीतिक एक्सेप्टेबिलिटी जरूरी है। मैंने अपनी 5वीं पुस्तक में लिखा है कि इट इज इजी टू हैव एन आइडिया, आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर के पास आइडिया है, बट टू मेक एन आइडिया हैपन एग्जीक्यूशन। it has to be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, emotionally relatable और environmentally sustainable। इमोशनली रिलेटेबल किसके लिए होना चाहिए? जिसके लिए आप कर रहे हैं, आप कोई कार्य किसी के लिए कर रहे हैं, हम्म अगर उसको आप नहीं समझा पाए, उसके लिए तो काम नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेक होल्डर्स आपकी बात को समझें और ये समझें कि जो आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी है। अदरवाइज आदेश लगेगा कि ऊपर से आदेश आएगा, नीचे से ठोको। और ये हर जगह अप्लाई करता है, सरकार में अप्लाई करता है, बाहर अप्लाई करता है। हम जैसे सेक्रेटरी डिसीजन ले रहे हैं, अगर हम अपनी टीम को साथ लेकर निर्णय लेंगे तो उनको महसूस होगा हमारा निर्णय है, खाली इनका निर्णय नहीं है। जिस दिन ये महसूस होने लगेगा कि हमारा निर्णय है और इसमें हमारा लाभ है, संस्था का लाभ है, तो और दिल लगा के करेंगे। तो इमोशनल रिलेटेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है प्रकरण। मोरल कंपास पे आपको लगता है लोग ज़्यादा चलते हैं या पर्सनल ग्लोरी या इंटरेस्ट पे ज़्यादा चलते हैं? देखिए, ये कॉम्बिनेशन होता है, हर आदमी चाहता है कि उसको शोहरत मिले, उसको रिकग्निशन मिले हम्म और उसके अपने वैल्यूज होते हैं, हर व्यक्ति के वैल्यूज होते हैं। हम्म कई बार वो कॉम्प्रोमाइज करता है उन वैल्यूज को शोहरत के लिए, वहां समस्या उत्पन्न होने लगती है। अपने वैल्यू सिस्टम पे चलने में कभी कभी उसे इमीडिएट प्रॉब्लम होती है। इस चीज पे मैंने चर्चा की है एक आध जगह। हम्म मुझसे लोग कहते हैं कि आप इतना एथिक्स पे भाषण देते हैं और लोग आपसे सहमत भी होते हैं। हम्म कोई आपसे असहमत नहीं होता कि वैल्यूज नहीं होनी चाहिए हम्म या एथिकल नहीं होना चाहिए, सब कहते हैं, लेकिन होते क्यों नहीं है? हम्म अगर सब सहमत हो तो क्या? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, चीनी है ना, सामने रखिए, अभी खा लो, बड़ा मजा आएगा। डायबिटीज तो बाद में होगी, डायबिटीज को रोकने के लिए आपको अभी छोड़नी पड़ेगी चीनी। तो आदमी सोचता है यार जो मिल रहा है उसको ले लो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है हाँ, वो आदमी कॉम्प्रोमाइज कर बहुत जाता अच्छी है। बात बोल दी आपने। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है वो, और वही कुंजी है मुझे लगता है। जो भी सक्सेसफुल इंसान मैं देखता हूँ उसने डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत किया है, और इसके वजह से उसका जो लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग है ना वो हमेशा उसी माइंड पे रहता है। मैं अक्सर अपने साथियों को कहता हूँ कि तुम्हारी असली वक़्त तो रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ेगी। जब तुम कुर्सी पे बैठे हो तो हर जना सलाम करेगा। हम्म उसके बाद चाहे जितना बड़ा मकान मंगा लो नोएडा में या कहीं भी, अकेले रहोगे उसमें। अकेले क्यों रहेंगे सर? अगर वो मतलब लोग तो कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। मैं देखता हूँ लोगों को, अच्छा। ये नोएडा है। और आप ये जब जो स्माइल है आपके चेहरे पे, वो सबके स्माइल चेहरे आप पे नहीं आप रहती। आप जब मौके आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, असली हाँ। तो वक़्त आपकी तब मालूम पड़ेगी। क्योंकि वो आदत हो जाती है इतने सालों की या सर्विस के कई लोग बाद। बड़े परेशान हो जाते हैं कि मुझे अच्छा, ये नहीं कि अब मुझे पता। कोई नहीं पूछता। तो क्या आफ्टर रिटायरमेंट मतलब कुंजी यही है कि आप अपने आप को ऑनेस्टली कंडक्ट करो और आपकी अपनी चीज़ों पे आपकी प्राइड रहेगी तो आप अच्छा रहोगे, ऐसा? बस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो भी मैंने अपनी जो 5वीं पुस्तक उसमें यही लिखा है। हाँ, तो क्या आप है? हर पल को एन्जॉय कीजिए, हर जिस पल। पल में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं इसमें मज़ा आ रहा है। बाकी आगे का तो पता नहीं क्या होगा यार। हाँ, भविष्य का क्या पता, ट्रम्प क्या करेगा आगे जाके? हाँ। कौन-सा बम कहाँ छोड़ेगा, क्या पता है कुछ? नहीं पता है। तो अपना मज़े मज़े से जो करिए, जो प्रेज़ेंट है उसको कीजिए। पास्ट निबट गया उसका तो पता नहीं है। हुँ। हम पास्ट पे बेकार अपना समय व्यर्थ करते हैं। सर ये जैसे अब मेरे को मोदी जी का भी याद आता है कि आपका वाक़या लिखा था कि सबसे वो एक तो आपका वो था कि हेल्थ का पॉलिसी जो आया, है ना?
उसमें बीच में बंद हो गई क्योंकि यूपीए की सरकार में वो बेसिकली आपने ये बनाया था, यू वर द आर्किटेक्ट ऑफ इट एंड देन वो फिर वो बंद हो गया, वो अगला जब सरकार आई तो फिर से आया। थोड़ा-सा बताइए उसके बारे में? उसमें मैं ये एक योजना थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, बड़ी अच्छी योजना मानी गई। फिर जब शासन का परिवर्तन हुआ तो एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई सचिवों की और उन सचिवों ने ऐसा लिखा कि ये स्कीम जो है ठीक नहीं है। तो इसकी किस किस वजह से बोला कि ये ठीक अब नहीं है? वो तीनों में से किसी को आइडिया तो था नहीं। अच्छा। उन्होंने सोचा होगा नहीं सरकार है, पिछली सरकार की स्कीम है तो ठोक दो इसको, उन्होंने ठोक दिया उसको। खैर एनीवे 2-3 साल कुछ नहीं हुआ। धीरे-धीरे उनको समझ में आया होगा कि भाई इसमें दम है स्कीम में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का। फ़ोन किया कि अनिल वो हम पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री को बताने की, थोड़ा वो समझा नहीं पा रहे हैं, तुम आके समझा दो। तो मैं उस समय शिक्षा सचिव था। हुँ, मैंने कहा साहब मैं तो स्कूल शिक्षा सचिव हूँ, मेरे से क्या मतलब? बोले हुँ, तुमने बड़ी अच्छी स्कीम चलाई थी, हुँ, तुम कोशिश करो बताने की। हुँ, तो मैं चला गया शाम को। शाम को स्वास्थ्य सचिव ने प्रस्तुतिकरण किया, उसी स्कीम पर किया और वही बातें कहीं जो मेरे दिमाग में थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा उनको इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा नाराज़गी सी, मतलब उनका अनुभव रहा होगा कि ठीक नहीं करते हैं काम। तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, आप बताइए अनिल जी आपकी क्या राय है?" मेरी भी वही राय थी जो स्वास्थ्य सचिव की थी। हुँ, तो मैंने लेकिन दूसरे तरीके से मैंने उनको समझाया कि क्यों आवश्यक है। मैं थोड़ा विचार करके इस प्रकार के चर्चाओं में जाता था हुँ, कि वो व्यक्ति किस प्रकार से उनको बताया जाए। तो वो मैंने उनको बताया कि क्यों आपके लिए उचित है, लोगों के लिए उचित है, राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित है, आर्थिक दृष्टिकोण से उचित है। मैंने समझाया उनको, 15 मिनट सुना उन्हें। लोग जानते हैं कि बड़ा अच्छा बोलते हैं मोदी जी, लेकिन सुनते उससे अच्छा है। बहुत अच्छा, एक टक सुनते रहे बस। उसके बाद बोले, "हाँ, अनिल जी आप सही कह रहे हैं।" उस दिन आयुष्मान भारत पैदा हुई, नाम उसको बाद में दिया गया हुँ, और जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझसे कहा कि सर आपको पता है, नाराज़ हो जाते थे, आपने हुँ, फिर भी अपनी बात कह दी। मैंने कहा देखो भैया ना मुझे इनसे आज कुछ चाहिए, ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। जो मैंने ठीक समझा कह दिया, बाकी ये जाने जो जो निर्णय लेने। हुँ, ये मेरा थोड़ा-सा शुरू से ही आदत थी हुँ। कि मैं अपनी बात कह देता था और बाकी तो जो निर्णय लेना है फिर उसको निर्णय के हिसाब से काम करेंगे। अगर वो इल्लीगल निर्णय नहीं है और लॉ के तहत है तो असहमति तो होती है किसी भी व्यवस्था में। हुँ। नहीं, आप बेबाक ढंग से बोल देते ऐसे तो काफ़ी वाक़या हैं, हर किसी के साथ है, कल्याण सिंह जी से लेके हर किसी मिनिस्टर के साथ आपने बात किया है वैसे। लेकिन ये जो मैच्योरिटी आपको एंड ऑफ द रिटायरमेंट से पहले तक में जो इतनी अच्छी मैच्योरिटी आई, वो ये कि आप पर्सन के एंगल से आप सोचते थे कि इनको देखिए कैसे बताएँ? आप अपना माल बेचने जा रहे हैं। तो जिसको माल बेच रहे हैं उसी के हिसाब से माल बेचेंगे। ये थोड़ी ना कहेंगे मेरी जलेबी है, पसंद आया खाओ ना खाओ। उसको कम मीठी जलेबी पसंद है, ज़्यादा हुँ, मीठी पसंद है, नारंगी रंग की चाहिए, गुलाबी रंग की चाहिए, किस रंग की चाहिए, हुँ, कितनी तली हुई चाहिए, प्लेट में चाहिए, दोने में चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा हुँ। कि उसको क्या पसंद है। बात ज है तो जलेबी, लेकिन आप प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने बोला भी था कि मतलब कल्याण सिंह जी के साथ काम करने में आपको काफ़ी बहुत मज़ा आ रहा बहुत था। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो ऐसा क्या था मतलब नेतृत्व में आप क्या देखते हो एज़ अ एक पॉलिटिशियन का जैसे आप मैंने देख पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ऐसा नेता होना चाहिए क्योंकि आपने उसको उस बारे में ज़िक्र किया। देखिए एक तो मैं उस समय इमेजिन नहीं कर सकता था कि कोई नेता भी ईमानदार हो सकता है। ओके। मैंने कई बेईमान नेता देखे थे उससे पहले। मैंने ईमानदार देखा नेता और इतने ईमानदार थे मैंने उनसे सीखा। मुझे स्मरण है एक बार मैं उनके साथ था, तो मुझे फ़ोन आया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ का। वो मेरा बैचमेट ही था, उसने कहा बॉस ऐसा है कि इनके साहबज़ादे ने सीडीओ की गाड़ी ले ली है। ले लिए। मतलब चला रहे हैं वो, अच्छा। चलवा रहे हैं। तो मैं सुबह-सुबह उनके साथ कहीं जा रहा था कल्याण सिंह जी के साथ, तो मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया कि साहब जो आपके साहबज़ादे ने सीडीओ अलीगढ़ गाड़ी ले ली है। तो उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, बोले चलो वापस घर। पूरा काफ़िला वापस आया घर में। मैं हाँ। बाहर बैठा था, अंदर वो किसी को डाँट रहे थे। मुझे ओके। पता नहीं किसे डाँट रहे थे। फिर आए बाहर, हम लोग चले गए मीटिंग में। शाम को मेरे पास फ़ोन आया डीएम का, बॉस गाड़ी वापस कर दी उसने। अब आप देखिए एक चीफ मिनिस्टर ये प्रयास करे कि उनका लड़का दुरुपयोग ना करे एक गाड़ी का, जो हाँ। कि आज सामान्य माना जाता है हाँ। और ऐसे कई वाक़ये हैं। वो मुझे समझाते भी थे, मुझसे कहते थे देखो अनिल अगर कुर्ता साफ है, तो एक छींट भी लगेगी दिखेगी, कुर्ता गंदा है तो छींट पड़ती रहेगी, तो पहली छींट मत पड़ने दो। बहुत बड़ी बात है ये बोलना। और तो आज के नेता में ये छवि और ये मिलना ऐसे और नेता चाहिए जो इस तरह की नहीं, ऐसा नहीं फ़िलॉसफ़ी है रखें। कि ऐसे नेता नहीं है, मतलब हुँ। अब हर हर नेता अपने तरीके से मेरा सौभाग्य था कि मैंने ऑस्कर फर्नांडीज़ जी के साथ काम किया, मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ काम किया,
मैंने प्रकाश जावड़ेकर साहब के साथ काम किया, सब अलग-अलग पार्टी के हैं हुँ, और बड़ा आनंद आया काम करने का। फिर मैं इंटरैक्ट किया अरुण जेटली साहब से, इन सब में लिखा है उनके बारे में हुँ, मैंने। हुँ, मतलब ऐसा नेता बड़ा मुश्किल है मिलना। अरुण जेटली के साथ मैंने सीधे काम नहीं किया, हुँ, लेकिन मैं उनसे बहुत सीखा उनसे। हुँ, कैसे कंसेंसस बिल्ड करें आप, कैसे जो आपसे असहमत है उससे बात करें, उससे सहमति पर लाएँ। मतलब गज़ब के थे वो तो। आज मिस करती है सरकार उनको, क्योंकि वो किसी से भी बात कर सकते थे। आप रिटायरमेंट के बाद से लिख रहे हो सर, है ना? हुँ। तो क्या मतलब आपका वो आता है कि अभी इस टॉपिक पे लिखना चाहिए या मैंने अब तक 5 किताबें लिखी, हर किताब का ऑब्जेक्टिव अलग था। अच्छा, पहली किताब तो मैंने लिखनी शुरू की थी जब मैं सर्विस में था। तो जब मैं सर्विस में था तो मैं पढ़ता बहुत था, करीब 100 किताबें पढ़ता था 1 साल में। ओके। तो मेरी बहुत इच्छाएँ नहीं थी जीवन में, एक इच्छा थी कि मेरी एक पुस्तक होनी चाहिए। हुँ, तो मैंने पहली पुस्तक सर्विस में रहते हुए लिखनी शुरू की और उसको लिखने में मुझे 8 साल लगा। वो छपी मेरे रिटायरमेंट के बाद। उसका नाम था नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट। मैंने सोचा ये किताब लिख ली अब काफ़ी है। उसके बाद दूसरी पुस्तक जब मैं सिविल सर्विस को थोड़ा देखने लगा, ऑफ़िसर से मेरा संपर्क हुआ एज़ अ रिटायर्ड ऑफ़िसर। तो मैंने महसूस किया कि बहुत सारे ऑफ़िसर्स को बहुत डिलेमाज़ होते हैं, एथिकल डिलेमाज़ होते हैं। ये करें या ये करें, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। हुँ, तो फिर मैंने एथिकल डिलेमाज़ ऑफ अ सिविल सर्वेंट लिखी। वो हुँ, सेकंड किताब थी। हुँ। थर्ड किताब जो मैंने लिखी वो विचित्र परिस्थितियों में लिखी। मुझे कैंसर हो गया था। थर्ड ओह! स्ट्रोक, फोर्थ स्टेज कैंसर। कौन-सा कैंसर ये सर? ये लिम्फोमा हो गया था। वो ओके। स्प्रेड कर गया था बॉडी में। ओह! तो कीमोथेरेपी हो रही थी तो उसमें कमज़ोरी बहुत होती थी। हुँ, तो मैं बैठ भी नहीं पाता था, मुश्किल से 15 मिनट बैठता था। तो फिर मैंने सोचा कि अब एक किताब और लिख डालूँ, मालूम नहीं जीवन क्या आगे क्या दिखाएगा। तो वो तीसरी किताब लिखी नो मोर अ सिविल सर्वेंट। उसमें प्रमुख रूप से मैं एक संस्था चलाता हूँ नेक्सस ऑफ गुड, जिसमें ये प्रयास करता हूँ कि जितने अच्छे कार्य हो रहे हैं समाज में उनको दिखाया जा सके, जिससे लोगों को विश्वास बने हुँ, कि गड़बड़ियाँ तो हैं लेकिन अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो वो किताब उस पे महत्वपूर्ण। मैंने सोचा था ये 3 किताब करके मेरा काम निबट जाएगा। इसको मैं ट्रिलॉजी कहता था। नॉट अच्छा। जस्ट अ सिविल सर्वेंट, एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट एंड नो मोर अ सिविल सर्वेंट। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब सर्विस में था तो मैं रोज़ 1 पन्ना डायरी लिखता था। हुँ, रोज़ 1 पन्ना लिखता था। तो काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई करीब उस दिन का पूरा डे उस का आप दिन का लिखते हो? पूरा 38 वॉल्यूम्स हैं मेरे पास। आह! तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था उनको, तो एक वाक़या ऐसा आया पढ़ते-पढ़ते जिसको मैंने उद्धृत किया है इस किताब में, जिसमें मुझे लगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो फिर मैंने और देखा तो किताब में और अच्छी चीज़ें मिली, तो उससे बिना एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियन। मैंने तो इसमें प्रमुख रूप से जो मेरा अनुभव है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, उसमें कोई थ्योरी नहीं है, जो मैंने महसूस किया और जो अनुभव किया, उसके कई दृष्टांत मुझे अपनी डायरी में मिले और कुछ उसमें इंटरेस्टिंग भी थे। आप कहते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो हुँ, मैंने सोचा इस पे पुस्तक लिखी है, तो वो हुँ, पुस्तक लिख दी। हुँ, तो मैं सोचा अब समाप्त हो जाएगा, 4 पुस्तकें समाप्त हो गई अब। एक चस्का होता है लिखने का भी जैसे होता है। हुँ, मैं सप्ताह में 4-5 लेक्चर्स देता हूँ, देश में, विदेश में। हुँ, जाता हूँ और प्रमुख रूप से मैं बोलता हूँ यंगस्टर्स को कि अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हुँ, तो जब मैं बोलता था तो लोगों ने मुझसे कहा साहब आप ये 1 डेढ़ घंटा बोलते हैं, आपको तो इस पे विस्तार से लिखना चाहिए। हुँ, तो मेरी 5वीं पुस्तक मैंने लिखी यू कैन मेक इट हैपन। हुँ। वो मेरी 5वीं जो पुस्तक अभी थी। रिसेंट आपने जो लास्ट हाँ, करीब पिछले साल पिछले साल रिलीज़ की। रिलीज़ हुई है और अब मैं लिख रहा हूँ फाइनल अपनी पुस्तक, होपफुली ये फाइनल होगी, करप्शन इन गवर्नेंस। तो सर इतने सारे वाक्यांत, इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद आज जब आप मुड़ के देखते हो और आप यूथ को अभी कुछ अपना संदेश देना चाहोगे कि आपने जो जिया और आपके जो कुछ लर्निंग्स रही है, वो क्या ऐसे कुछ 5 लर्निंग आप हमारे जो भी लोग देखेंगे आपको उसको बताना चाहोगे? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि आप समय का सही उपयोग करें। समय कहाँ उपयोग कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। आप समय उन चीज़ों पर कर रहे हैं जो बीत गया कल, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते। बीते हुए कल से सिर्फ़ आप सीख सकते हैं अपनी गलतियों से, बाकी बीते हुए कल पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्यूचर के बारे में सपना ज़रूर रखिए लेकिन कदम अपने धरातल पर रखिए। फ़ोकस इस बात पे कीजिए जो वर्तमान है उसको आप एन्जॉय कीजिए, जर्नी को एन्जॉय कीजिए, पहला। दूसरा, मिस्टेक्स हर जने करता है। हर जगह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिससे गलती नहीं होती। तो गलतियाँ करने से मत डरिए, सीखिए अपनी गलतियों से, आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा, किसी को इम्प्रेस करने का प्रयास ना कीजिए। टोटली अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए। आप बाल भी जो कटवा रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, अपने लिए पहनिए। दूसरों के चक्कर में आप रहेंगे तो अनावश्यक समय व्यतीत होगा। चौथा, आप उन बातों पर ध्यान मत दीजिए जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। टोटली फोकस ऑन व्हाट यू कैन एंड इट विल हेल्प। आप इन चीज़ों को करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे और फाइनली
सीखने की कोई सीमा नहीं होती। प्रत्येक पल सीखिए, हर समय सीखिए, आप ग्रो करेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले आपने और ये बताता भी है कि वो जो एक्सपीरियंस आपने जो लिया और आप इतने बुक्स पढ़ते थे, वो कैसे ट्रांसलेट किया इन विज़डम। और मैं तो चाहूँगा कि इससे काफ़ी लोग प्रेरित हों और जो आप करना चाह रहे हो विथ नेक्सस ऑफ गुड, लोग जनरली उस चीज़ में नेक्सस ऑफ इविल, लोग नेक्सस ऑफ बैड ज़रूर देखते हैं। नेक्सस ऑफ गुड इज़ समथिंग पीपल शुड लुक एट एंड उसको बनाना चाहिए। Thank you so much, sir, for coming into our podcast. Thank you. थैंक यू।